हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे वेक्टर। तो इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था। डायमेंशंस क्या होते हैं, कैसे उनको हम लोग फाइंड करते हैं और डायमेंशंस का यूज करके हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सब सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को डिस्कस करके बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर। तो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेक्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वेक्टर्स का यूज 11th के फिजिक्स में भी है और 12th के फिजिक्स में भी है। तो फिजिक्स को अगर अच्छे से समझना है तो वेक्टर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना होगा कि वेक्टर होता क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर कितने टाइप का होता है, वेक्टर्स का यूज क्या है। ओके, सो हेलो गाइस, माय नेम इज जेबी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेबी सर क्लासेस। सो वेक्टर की हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। तो स्केलर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्या है? वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो वेक्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे बात आती है कि सर जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा क्या वो वेक्टर क्वांटिटी होगी? ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर बताने के लिए तीन चीजों को हमें बताना होगा। एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा होता है इट मस्ट फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स एडिशन के लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर्स लॉ जो होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो आगे के लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताएंगे कि वेक्टर्स लॉ क्या होता है, वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ओके, तो किसी भी वेक्टर को बताने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा इट फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर्स। लॉज ऑफ वेक्टर्स मीन्स वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसका होना चाहिए। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कि करंट। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो अगर किसी भी कंडक्टर में सपोज करो इस तरीके से मैं एक सर्किट बना रहा हूं, यहां पे हमने क्या किया, एक सोर्स लगा दिया, यहां पे रेजिस्टेंस है, दिस इज द वोल्टेज V, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर से इधर होगा। तो करंट का डायरेक्शन भी है और करंट का मैग्नीट्यूड भी है। बट क्या यह वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यह वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए तीन चीजों को होना बहुत ही आवश्यक है। एक मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और इसको वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज करो कि कोई वेक्टर है, हम मान लेते हैं दिस इज वेक्टर ए। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर ए। और किसी भी वेक्टर को जब एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एरो में दो चीजें होती है। इसको बोलते हैं एरो हेड, इसको बोलते हैं हेड। एक एरो का हेड होता है और इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, तो हेड बताता है वेक्टर के डायरेक्शन को। ठीक, और जो इस एरो की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यानी कि जितना लंबा वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे, एरो बनाएंगे, इससे हमको पता चलेगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए में क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, दिस इज हेड, इसको अग्रभाग बोलते हैं, इसको टेल पश्च भाग कहते हैं, और लेंथ बताता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। ओके, तो अगर कोई वेक्टर ए है
तो हम लोग तीन चीजें इसमें देख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके, अब देखो कोई वेक्टर होता है, वेक्टर का कंपोनेंट भी किया जा सकता है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जैसे कि एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि एक वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, और यह वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल से, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे थीटा एंगल पे इस तरीके से है, दिस इज वेक्टर ए, और ये थीटा एंगल पे इस तरीके से टिल्ड है। तो हमको अगर इसका कंपोनेंट निकालना होगा तो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? तो दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। यानी कि एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होता है, दिस इज एक्सिस एक्स एंड दिस इज वाई। एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वाई एक्सिस के कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर एंगल थीटा हो एंड दिस इज वेक्टर ए, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स कंपोनेंट क्या होता है? ए कॉस थीटा। इस तरफ जो कंपोनेंट होगा कॉस थीटा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। तो किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, और ये होता है ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है वाई कंपोनेंट ए साइन थीटा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल्स में बता रहा हूं कि एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, और इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है, इस तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है इसके हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे। यहाँ पे थीटा एंगल है और थीटा इजकल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस ब्लॉक पे इसके हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट हमको करना है, निकालना है। यानी कि तो इस कंडीशन में इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 50 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 यानी कि 25 न्यूटन। एंड वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा 50 इंटू साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो 50 इंटू √3/2, ये हो जाएगा 25 √3 न्यूटन। तो इस तरीके से 50 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे डिवाइड हो जाएगा? 25 न्यूटन एंड 25 √3 न्यूटन। ठीक है, तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। अब कुछ बेसिक टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स होते हैं जिनको कि जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, दैट इज कॉल्ड द इक्वल वेक्टर। जैसे अगर वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर कहे जाएंगे। कब कहे जाएंगे? जब डायरेक्शन सेम हो एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया कोई भी वेक्टर फुलफिल कर रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड इन द इक्वल वेक्टर। ओके, सेकेंड इज अपोजिट वेक्टर।
अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट डायरेक्शन में अपोजिट हो। जैसे दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। अगर इसका हमको अपोजिट वेक्टर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर हम एक वेक्टर ले लेंगे। तो वेक्टर बी इज द अपोजिट वेक्टर ऑफ ए एंड वेक्टर ए इज द अपोजिट वेक्टर ऑफ बी। ओके, तो अपोजिट वेक्टर के केस में क्या होता है? वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। ठीक है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है और इसको जानना तो बहुत ही जरूरी है, इसके बिना तो आगे का काम ही नहीं होगा। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिटी होता है। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कि यहां पे एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर p, ठीक, एंड वेक्टर p का वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। दिस इज द वेक्टर p और इसका डायरेक्शन क्या है? सपोज करते हैं इसका डायरेक्शन o से a की तरफ है। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिटी होगा। यानी कि यूनिट वेक्टर होता है a कैप। अगर वेक्टर p है, अगर इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना तो होगा p कैप। जो ऊपर टोपी पहना है ना, इसको p कैप बोलते हैं। ठीक है, तो p कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर p अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर p। यानी कि किसी भी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमको यूनिट वेक्टर निकल जाता है। अगर हमको इस p का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर p क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और हमको निकालना है मॉड ऑफ p। तो अगर वेक्टर p इतना दिया है तो मॉड ऑफ p कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ p इज इक्वल टू क्या होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड का कंपोनेंट करते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड के कंपोनेंट को निकाल करके उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो कितना हो जाएगा? 36 4 40 49, दैट विल बी 7। तो इसका मोड कितना आ गया? 7, यानी कि दिस इज 7। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर। p कैप कितना हो गया? 3i कैप अपॉन 7 प्लस 2j कैप अपॉन 7 प्लस 6k कैप अपॉन 7। दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आगे देखना कितना इंपॉर्टेंट यूज होता है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देख लिए इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एक हमारा होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, अब देखो जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, जीरो वेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखो कहा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। अगर हम मान लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी है। अगर इसको हम लोग ऐड करें तो कितना हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। यानी कि दो वेक्टर को हम लोग जब जोड़ते हैं तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। अब इस केस में क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? इक्वल है, अपोजिट है। इनको हम ऐड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो 0 भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 0 होता है बट डायरेक्शन को बताता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का कोई फिक्स डायरेक्शन, सॉरी जीरो वेक्टर का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। नो फिक्स डायरेक्शन, नो फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है। आर्बिट्रेरी किसी भी डायरेक्शन में होता है, तो दिस इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर थे जो मैंने आप लोगों को बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन।
कि वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। तो वेक्टर एडिशन का मैं एक बेसिक से इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि वेक्टर को हम लोग कितने टाइप से जोड़ सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर एडिशन के 3 लॉ होते हैं जिसके थ्रू कि हम लोग किसी भी वेक्टर को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट होता है ट्रायंगल मेथड, फर्स्ट इज ट्रायंगल मेथड, सेकेंड इज पैरेललोग्राम मेथड, एंड थर्ड इज पॉलीगॉन मेथड। ठीक है, 3 तरीके से हम लोग वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रायंगल मेथड, सेकेंड इज पैरेललोग्राम मेथड, एंड थर्ड इज पॉलीगॉन मेथड। तो ट्रायंगल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल मेथड में सपोज करो कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इसको हमें ऐड करना है। तो इस ट्रायंगल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं दिस इज द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड दिस इज द सेकेंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो थर्ड साइड जो होगा ट्रायंगल का दैट विल शो द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस तरीके से। तो सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं, दिस इज वेक्टर ए, और वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी के टेल को रखते हैं, दिस इज वेक्टर बी। एंड जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल ए के टेल से और बी के हेड से होगा। तो दिस इज द ए प्लस बी, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो देख रहे हो ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर मेथड बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड में भी सेम तरीका होता है, बस हम पैरेललोग्राम के साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कि अगर दो वेक्टर ए एंड बी है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और एक पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इस पैरेललोग्राम के जो मेन डायगोनल से होकर जाने वाला वेक्टर होगा दैट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। यानी कि अगर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करें हम लोग यहाँ से, इस तरीके से पैरेललोग्राम होगा और दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, एंड थर्ड इज पॉलीगॉन मेथड। तो पॉलीगॉन मेथड का हम लोग यूज कब करते हैं, जबकि बहुत सारे वेक्टर्स का एडिशन करना हो, मोर देन टू, मोर देन मेनी वेक्टर्स का जहां पे एडिशन करना होगा, पॉलीगॉन मेथड के यूज करते हैं। जैसे दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी। अब इस वेक्टर का सम क्या होगा, इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर वही साइड्स होगा जो इस पॉलीगॉन को कंप्लीट कर रहा है। तो इस पॉलीगॉन को कंप्लीट करने वाला वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ठीक है, तो इसको हम लोग टेल टू टेल बोलते हैं, हेड टू टेल मेथड भी बोलते हैं, कि एक के हेड से दूसरे के टेल को, दूसरे के हेड से तीसरे के टेल को, इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं, तो हेड टू टेल मेथड भी कहलाता है। तो 3 मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी वेक्टर का एडिशन करते हैं। अब वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट क्या होता है, उसके लिए वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर्स को जो कि किसी एंगल पर रखे हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो आई होप आज की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।